में मध्य प्रदेश में से जुड़ चुके हैं अमीनुल सूरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता है इंदौर से। सूरी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, चुनाव शुरू हो चुका है, उपचुनाव का, और जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है सूरी जी, वो आपको पता है कि किन स्थितियों में उपचुनाव की स्थिति बनी है, क्या लगता है आपको? क्योंकि अभी तो लगता ही पूछ सकते हैं क्योंकि मतदान चल रहा है। देखिए ज्योति जी, ये उपचुनाव क्यों हो रहा है ये सबको विदित है कि ये चुनाव क्यों हो रहा है। किस तरीके से कमलनाथ जी की चुनी हुई 2018 में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को किस तरह से खरीद फरोख्त के माध्यम से, मसल पावर के माध्यम से, मनी पावर के माध्यम से गिराया गया। और ये चुनाव जिस दिन हमारी सरकार गई थी मार्च के महीने में, हमने तय कर लिया था और प्रदेश की जनता ने तय कर लिया था कि ये चुनाव 15 साल के कुशासन के खिलाफ 15 माह के सुशासन का है। और आज ये बेला आ गई है, आज मतदान होने जा रहा है 28 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें से 25 में खरीद फरोख्त का आरोप है। विधायक बीके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, विचारधारा के विपरीत जाके काम किया, और 3 जगह विधायकों की मृत्यु होने के कारण उपचुनाव हो रहा है। तो जहाँ पे भी ये 25 के 25 जो कांग्रेस के पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ जनता का आक्रोश आज आपको देखने को मिलेगा। और जिस दिन 10 तारीख को ईवीएम खुलेंगी तो वो सबके सामने बिल्कुल नज़र आ जाएगा। कांग्रेस 28 की 28 सीटों पे जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रही है। जनता कमलनाथ जी को चाहती है। और कमलनाथ जी का जो सवाल रहा है पूरे चुनाव में कि उनका क्या कसूर था। 15 माह के कार्यकाल में, जहां लोकसभा चुनाव भी होता है, आचार संहिता भी लगती है, 11 से 12 महीने कार्य करने को कमलनाथ जी की सरकार को मिलते हैं। उसमें इतनी उपलब्धियां गिनाने की हैं, चाहे किसान कर्ज माफ़ी का हो, बिजली का मामला हो, गौशालाओं का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, माफिया के विरुद्ध लड़ाई का मामला हो, कि बीजेपी अपने 15 साल के शासन की उपलब्धियाँ नहीं गिना पा रही है। उसके बाद इस चुनाव में जो सबसे बड़ा सवाल किसान मतदाता के मन में आता है, वो ये आता है कि कांग्रेस की सरकार ने हमारे एनपीए के 2 लाख की तो कर्ज माफ़ी कर दी थी, और करंट अकाउंट की 1 लाख तक की कर दी थी, और आगे की इंस्टॉलमेंट भी, आगे की प्लानिंग में भी उस 1 लाख को बढ़ा के 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी करने का था। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, आज 7 माह का शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी किसान कर्ज माफ़ी की कहीं चर्चा नहीं है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में दिल्ली में जाके उन्होंने सदस्यता ली, तब उन्होंने बड़े भावुक क्षणों में किसानों की बात कही थी। उन्होंने कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार पे किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए थे। तो 7 माह में किसान कर्ज माफ़ी शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं कर पाए? ठीक है सूरी जी, बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे अभी आपसे पूछने हैं, और आपके सवालों का जवाब बीजेपी से भी लेना है। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मतदान चल रहा है। हमारे संवाददाता बने हुए हैं, नासिर के पास भी मैं जाना चाहूंगी। नासिर, मतदान शुरू हो चुके हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मतदान शुरू हो चुका है और मैं जहां पर मौजूद हूं एमआई शिशु मंदिर है, और ये सबसे हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ है। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 8:30 बजे मतदान करने के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले कई सारे युवा हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या उत्साह है आप लोगों में? युवा है, क्या देखते हैं? देखिए, वोट हम सबको करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ आज बाई इलेक्शन हो रहा है, मैं सभी से मध्य प्रदेश में अपील करूँगी कि भारत के संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, और आज भी बहुत राष्ट्रों में अधिकार नहीं है वोटिंग राइट का, तो हमको उसका उपयोग करना चाहिए और वोट ज़रूर कास्ट करें। आप देख सकते हैं कि ज्योति, लगातार जो वोटर्स हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, सुबह से ही चले आ रहे हैं। और ये जहां पर मैं मौजूद हूँ एमआई शिशु मंदिर, 8:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर वोटिंग करने के आएंगे। साथ ही पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री हैं माया सिंह, वो यहाँ पर वोटिंग करने आएंगे। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सबसे बड़ा चेहरा है जिनके वजह से ये उपचुनाव हो रहा है। क्योंकि नासिर, मैं आपसे चर्चा करूं, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि एमपी की सभी 28 सीटों पर वोटिंग जारी है, और छत्तीसगढ़ में मरवाही के लिए भी मतदान शुरू हो चुका है। इस बीच मुरैना में फायरिंग हुई जिसमें 2 बीएसपी कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं। छतरपुर में मंत्री गोपाल भार्गव पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। तुलसी सिलावट ने वोटिंग से पहले पूजा भी कर ली है। भिंड में हिरासत में लिए गए हैं कांग्रेस के एजेंट। तो ये इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं जब उपचुनाव चल रहे हैं, मतदान हो रहा है। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव का ये अपडेट पल पल हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कब कहां पर क्या स्थितियां बन रही हैं। तो 28 सीटों पर वोटिंग जारी है।
आचार संहिता का भी मामला उल्लंघन का हो चुका है। सूरी जी, रात बाजना थाने में मामला एफआईआर का दर्ज हुआ है। ये बताया गया कि वहां पर मतदाताओं के साथ बैठक कर रहे थे। एक दिन पहले तक ऐसी क्या स्थितियां बनती है कि मतदाताओं के बीच जाने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन भी करना पड़ जाता है? देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप तबादलों के नाम पे देखिए किस तरह से चुनावी क्षेत्र जहाँ पर हैं, जहाँ पे विधानसभा के उपचुनाव होने, वहाँ पे किस तरह से पोस्टिंगें की गई, अपने मनमाफिक अधिकारियों को लाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव प्रशासन के बल पे लड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस जनता के बल पे लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के बल पे चुनाव लड़ रहा है। ये इस चुनाव का सबसे पहले जानने वाली बात है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के फैसले पे जो कमलनाथ जी के ऊपर फैसला लिया था, उस पर प्रश्न चिन्ह कर दिया। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, प्रशासन की कार्यप्रणाली पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हमको न्याय मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हों, विधायक हों, वो पूरी तरह से आचार संहिता का हर जगह उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने दम और दंभ के बल पे वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी का जनता पे अटूट विश्वास है। जनता का अटूट विश्वास माननीय कमलनाथ जी के साथ है और उसी बल के बल पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ये तो एक मामला आपके पास गोपाल भार्गव जी का आया, जो इतने वरिष्ठ विधायक हैं, इतनी बार विधायक रहे, इतनी बार मंत्री रहे, अभी भी वर्तमान में मंत्री हैं। वो अगर आचार संहिता और चुनाव की प्रणाली की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता क्या कर रहे होंगे। सूर्य जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि खरीद फरोख्त का मामला है और जोड़ तोड़ का ये मामला है, पैसों से विधायकों को खरीदी का ये पूरा मामला है, ये तो कांग्रेस कह रही है। लेकिन बीजेपी का भी तो इसमें तर्क है कि उन्होंने कोई खरीद फरोख्त नहीं की क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ उन लोगों को उतना वेटेज नहीं मिल रहा था, उनके अंदर में असंतोष था, वो नाराज थे, इसलिए आपको छोड़कर चले गए। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए ज्योति जी, मैं आपके दोनों सवालों का मैं जवाब दूंगा। पहला, खरीद फरोख्त का जो आपने सवाल किया, हमारे कई विधायकों को फ़ोन आया, श्योपुर के विधायक को फ़ोन आया। 2 दिन पहले उमंग सिंगार जी ने, जो उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बातचीत हुई, वो बताया कि किस तरह से उनको ऑफर दिया गया। हमारे अनेकों विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, जिसमें से कई बिकने को तैयार नहीं हुए, विचारधारा के प्रति समर्पण रहा। और एक सबसे बड़ा सवाल उठता है जो आपने दूसरा पूछा कि सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा था। 18 साल 19 साल कांग्रेस पार्टी में आए हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हुए, जिसमें से वो 17 साल सांसद, 10 साल केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के 10 साल अध्यक्ष, और इतना सम्मान। अब हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जब 15 साल हम विपक्ष में रहे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर एयरपोर्ट पे इंदौर आते थे, भोपाल आते थे, कार्यकर्ता उनका इतनी गर्मजोशी से स्वागत करता था कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एहसास नहीं होने दिया कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में। और अब अगर सम्मान की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सूरी जी ऐसी क्या स्थितियां बनी, ये मैं पूछूंगी आपसे। 10वें नंबर सूरी जी, ऐसी क्या स्थितियां बनी कि 28 के 28, 1-2 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 28 के 28 की बात कर रही हूँ, क्या स्थितियां बनी ये भी मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन बताएं, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो आप ये दें कि उपचुनाव शुरू हो चुका है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कैसे देखते हैं इनके नतीजों को लेकर? अपनी डूबी हुई नाव को उबारने के लिए कमलनाथ जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आपके चैनल पर जो खबर दिखाई जा रही है वो उनके प्रयासों की एक झलक है कि किस प्रकार से उनके प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी स्वयं पैसे के बल पर जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाने वाले लोग खुद जनता के खैरवर्धन जी, मेरे साथ में अमीनुल सूरी जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले खरीद फरोख्त की बात उन्होंने कही थी कि भाई कांग्रेस के 28 लोगों को धन बल खरीद फरोख्त करके तो आप लोग ले गए। नहीं, मैंने बताया ना कि ये तो प्रपंच कर रहे हैं। ये हिट विकेट आउट हुई सरकार है, अपनी कमी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर रही है। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था, हम विपक्ष में थे, हम स्वीकार चुके थे, पर इनके अंतरकलह के कारण से सरकार गिरी। ये अपने कुनबे को संभाल नहीं पाए, ये अपने नेताओं को सम्मान नहीं दे पाए, उसका परिणाम यह निकला कि सरकार सड़क पर आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल था कांग्रेस के बाद,
तो स्वाभाविक तौर पर हमने सरकार बनाने की पहल की जब इनके लोग इनको छोड़ करके चले गए। ठीक है, और अब जनादेश हासिल करने के लिए अब इनके लोग छोड़कर चले गए इसलिए आप लोग सत्ता में आए, या इनके लोगों को आपने ले आए इसलिए आप लोग सरकार में आए? ये तो बहस का विषय है, इसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। विकास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कटनी से, हमारे संवाददाता है। विकास, आप बताएं अपडेट अब तक का। जी मैं आपको बता दूं, ये जो है कि देवनी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर बकायदा यहाँ पर वोटिंग करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। बकायदा यहाँ पर फोर्स लगाई गई है, पुलिस बल तैनात है सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो कि पूरी तरीके से पीपी किट पर नजर आ रहे हैं, सैनिटाइजर हो रहा है। और बकायदा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तादाद पर भीड़ है। और यहाँ पे एक एक कर जो कि आर्मी के जवान है बकायदा चेक कर रहे हैं, उनकी वोटर आईडी भी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जो चुनाव का पूरा दस्ता है यहाँ पर मौजूद है। और अब देख सकते हैं कि पूरी लंबी कतारें हैं। और अधिकतर यहाँ पर देखा जाए तो युवा पीढ़ी भी यहाँ पे बहुत मौजूद है। और यहाँ पे पोलिंग बूथ बकायदा हो रही है यहाँ पर, जो कि एक बूथ पर सिर्फ 1000 लोग को ही वोट देने की अनुमति है। और यहाँ पे बकायदा यहाँ पे लाइन लगी हुई है और लोग अधिकतर सुबह होते ही यहाँ पर लाइन लगा चुके हैं। विकास, जो लाइन बनी हुई है उनके करीब जाइए और वहां पर पता करिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन मुझे तो नहीं दिख रहा है। जिधर आप खड़े हैं उसके पीछे देखिए काफी सटे लोग खड़े हुए हैं। जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कि अचानक सवेरे का वक्त है, लोगों को काम की दिक्कत है, बहुत जल्दी जाना था और इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। मगर यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको द्वारा लगातार समझाइश दी जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंस पे खड़े हुए, मगर लोगों को जल्दी के चक्कर में बहुत लोग बकायदा यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी लंबी कतार है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं देखा जाए तो यहाँ पर ये जो खड़े हुए हैं बकायदा यहाँ पर चेक भी किया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो आइए मैं थोड़ा सा अंदर का नजारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पीपी किट जो कि वो बकायदा पीपी किट पहने हुए यहाँ पर हैं लोग। और ये देख लीजिए आप, यहाँ पर बकायदा वोटिंग हो रही है और बकायदा यहाँ पर पोलिंग बूथ के यहाँ पर काम चल रहा है। और ये सब चीज यहाँ पर लगातार शुरू है। और आइए हम बाहर की ओर थोड़ा लेके चलते हैं। यहाँ पर भी बातें हो रही हैं और इसके लिए यहाँ पे देखा जाए तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, युवा वर्ग भी है। आइए यहाँ पर अधिकारी भी है, आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि अचानक एकदम से भीड़ बढ़ चुकी है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना है? ये इसमें क्या है कि ये इस पोलिंग पे जो सुबह के टाइम ज्यादा मतदान होता है तो इसमें डिस्टेंस का हम ध्यान रख रहे हैं। चलिए विकास, सुबह का समय हो या शाम का समय हो, कोरोना सुबह और शाम नहीं देखता है। जो गाइडलाइन थी मुझे लगता है वो डिस्टेंस के लिए, वो सर्कल, वो सारी चीजें करनी चाहिए थी जो यहाँ पर दिख नहीं रही है। हमारे साथ में हमारे दो खास मेहमान भी बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सूरी साहब, आपने सुना धैर्यवर्धन जी को, आप जवाब देना चाहें उनकी बातों का, उसके बाद में आगे बढ़ूं। बिल्कुल। देखिए ज्योति जी, एक बहुत बड़ा सवाल धैर्यवर्धन जी ने बोला। आज सुबह सुबह ही एकदम सफेद झूठ का एक प्रमाण दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी का 22 विधायकों को बेंगलोर ले जाने में कोई रोल नहीं था तो जिस प्लेन से वो गए उसका पेमेंट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? क्यों वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अरविंद भदौरिया जी, उमाशंकर गुप्ता जी, आपके सुदर्शन गुप्ता जी बेंगलोर में पूरे समय उन विधायकों के साथ मौजूद रहे? अगर आपका कोई रोल नहीं था तो आपके नेता बेंगलोर में क्या कर रहे थे? बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी की येदियुरप्पा जी की सरकार कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के उस समय के विधायकों से मिलने को क्यों रोक रही थी? तो निश्चित तौर पे इतना झूठ आज कैमरे के माध्यम से बोलने से कोई आशय नहीं है। जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आज तो मतदान हो रहा है, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे। बिल्कुल। बताएं धैर्यवर्धन जी, ये बस की राजनीति भी हमने देखी थी, बस में बैठा बैठा कर विधायकों को ले जाया गया, ठहराया गया, पहरे लगाए गए। ये उपचुनाव ऐसे आसानी से हो नहीं रहे हैं। अगर वो सारे कुछ अपने मन से ही आए थे तो फिर ये पहरेदारी की क्या जरूरत है? यही तो सवाल कर रहे हैं सूरी जी, बताएं, दे जवाब। देखिए, लोकाचार और शिष्टाचार भी कोई चीज है। कोई आपके दरवाजे आएगा तो क्या आप उनका स्वागत नहीं करेंगे, उनका वेलकम नहीं करेंगे? हमने केवल इतना ही तो किया कि वो जब इनके यहाँ से रूठ करके, टूट करके और हमारे दरवाजे पर आ खड़े हुए, हम राजनीतिक दल हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमने उनके दर्द को सुना, फिर समझा,
फिर लगा कि ये बिल्कुल तो मनाने भी तो आए थे को कांग्रेस ठिकाना- वाले, तो फिर उन लोगों से मिलने भी नहीं दिया आपने, ये भी बात उठ रही है। नहीं, इन बातों में कोई दम नहीं है। आप भली भांति जानती है वो नाबालिग बच्चे नहीं थे, वो जनप्रतिनिधि है और उनको इस प्रकार न बरगलाया जा सकता है, न दबाव में लिया जा सकता है। यदि उनको नहीं आना होता तो किसी भी क्षण वो वापस अपने घर पहुंच जाते, पर वो संकल्पबद्ध होकर के आए थे, वो एकजुट होकर के आए थे कि कांग्रेस को हम पलीता लगा करके मानेंगे, कमलनाथ जी को सड़क पर लाएंगे, दिग्विजय सिंह जी का अहंकार चूर करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात को सुना, फिर समझा और फिर उनको गले लगाया और उनको भरोसा दिलाया। चलिए, बड़ी खूब बातें कही आपने धैर्यवर्धन जी, बड़ी सहजता से आपने पूछा। सूर्य जी बताइए, लोकाचार शिष्टाचार कोई चीज होती है या नहीं? कोई अगर रूट कर दर्द में आपके पास आता है तो क्या आप उसको पनाह देते हैं या नहीं? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। अपडेट हम देते हैं, एमपी की सभी 28 सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है, मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और निकलना भी चाहिए, क्योंकि ये उपचुनाव बहुत सारी चीजों को तय करने वाला है। मुरैना में फायरिंग इस दौरान हो गई, 2 बीएसपी के कार्यकर्ता घायल हो गए। छतरपुर में मंत्री गोपाल भार्गव पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई। भिंड में कांग्रेस के एजेंट को हिरासत में ले लिया गया। तो किसी देश से, इंदौर से, और धैर्यवर्धन शर्मा बने हुए हैं हमारे साथ में। सूर्य जी, आपने सुना था, बड़े ही सरलता और सहजता से उन्होंने कहा था कि एक लोकाचार शिष्टाचार होता है, कोई जब आपके दरवाजे पर आ जाए तो आप उसे नकारते नहीं। राजनीतिक दल है, इन्होंने तो बस संभाला है, आप लोग क्यों नहीं संभाल पाए? ये सवाल भी उन्होंने उठाया है इस जवाब के साथ साथ। बताएं। देखिए ज्योति जी, दो मिनट पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई रूल नहीं था। जब मैंने सवाल पूछा तो लोकाचार शिष्टाचार पे बात आ गई। धैर्यवर्धन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, सरल व्यक्तित्व के इंसान हैं, उन्हें झूठ बोलने में तकलीफ होती है, ये बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। और मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा रोल था इस पूरे के पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का कि सारी चीज़ें व्यू रचना पहले से बनी हुई थी, प्री प्लान था। दिल्ली में बैठ के सारी चीज़ों का आदान प्रदान, सौदेबाजी हो गई थी। उसके बाद प्लेन आता है, मुंह छुपा के ये विधायक बेंगलोर की ओर रवाना होते हैं और भोपाल आने से पहले दिल्ली आके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। अब आपने दूसरा सवाल पूछा कि हम क्यों नहीं रोक पाए। कमलनाथ जी के सामने 2 सवाल थे कि आपको किसी का व्यक्तिगत हित देखना है या जनता का हित देखना है। तो माननीय कमलनाथ जी ने जनता के हित को सर्वोपरि रखा, जनता के हित को देखा, मध्य प्रदेश की जनता के हित को देखा, मध्य प्रदेश के विकास को देखा, मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में सोचा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनसे जुड़े हुए विधायकों के हित, व्यक्तिगत हितों को कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और कमलनाथ जी ने बोला कि मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। जब इन लोगों के खुद के व्यक्तिगत हितों की डीलिंग भारतीय जनता पार्टी से हो गई तो जो विचारधारा, जिस विचारधारा के लिए ये लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, कोई व्यक्ति किसी पार्टी से क्यों जुड़ता है? जब वो उसकी विचारधारा से प्रभावित होता है, उसकी विचारधारा को आत्मसात करता है, उसकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है, उसकी लेकिन अचानक से ये विचारधारा बदली। सूर्य जी, अचानक से ये विचारधारा इतने सारे लोगों की बदल गई। कहा भी जाता है ना, कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। 28 के 28, 22 के 22 लोग चले जा रहे हैं। क्या आप लोग को बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाई कि इतने लोग नाराज चल रहे हैं या इतने लोगों की विचारधारा बदल रही है? भाई बड़ा सवाल है ये। देखिए ज्योति जी, विचारधारा उन लोगों की कांग्रेस के प्रति अगर होती तो बदलती नहीं। उनकी विचारधारा व्यक्ति विशेष के प्रति थी। तुलसीराम सिलावट हो या उनके द्वारा अनेक 21 लोग हों, वो लोग कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े थे। उन्हें जनता ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे, कमलनाथ जी के सिपाही के तौर पे वोट दिया था, पर उन्होंने जनता के दिया हुआ। ये बात आपने सही कही, ये बात आपने सही कही। इस बात का जवाब मैं धैर्यवर्धन जी से लूंगी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो मेहगांव की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। OPS भदौरिया पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। दो मिनट वापिस।
तो मेहगांव से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ओपीएस भदौरिया मंत्री जी पहुंचे हुए हैं खुद मतदान करने के लिए अपने गांव। उनका ये गांव है जहां पर मतदान करने के लिए वो पहुंचे हैं। और मतदान करने जाने से पहले हमारे संवाददाता से जब उन्होंने बात की तो बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि किस तरीके से कांग्रेस में अंतर्कलह था, वहां पर काम करने की आज़ादी नहीं थी, शब्दों की गरिमा नहीं थी और इसके चलते उन्हें बीजेपी में आना पड़ा। मेहगांव की ये तस्वीर जहां पर ओपीएस भदौरिया पहुंचे हुए हैं मतदान के लिए। मास्क दो सबको। चलो तो अमीनुल सूरी जी भी बने हुए हैं हमारे साथ में। सूरी जी, अभी आपने सुना कुछ देर पहले जब हमारे संवाददाता सुधीर ने बात की थी भदौरिया जी से, तो उन्होंने कहा कि वहां पर ना तो शब्दों की गरिमा का ध्यान है, अंतर्कलह है, काम करने नहीं दिया जाता, वहां पर किसी की कोई इज्जत नहीं है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसीलिए हम बीजेपी चले आए। बताएं इसका क्या जवाब। देखिए ज्योति जी, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर किसानों से आहत होकर आप गए थे तो 7 महीने में किसान कर्ज माफ़ी पे आपने क्या निर्णय लिया? क्यों आपने बचे हुए किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की? क्यों जो मक्का पिछले साल 2100 रुपये क्विंटल बिका वो इस बार 600 रुपये बिक रहा है? क्यों किसानों के लिए आप लोग कोई नीति नहीं ला पाए? किसानों को इतना नुकसान हो रहा है। आपने 7 माह में क्या किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, मंदसौर गोलीकांड में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों की छाती पे गोलियां चलाई थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे हुए हैं, खून से भरे हुए हैं। तो ऐसा कौन सा डिटर्जेंट इनको मार्च 2020 में मिल गया जो शिवराज सिंह चौहान साहब के खून से रंगे हुए हाथ बिल्कुल साफ हो गए? शिवराज सिंह चौहान युग पुरुष हो गए, विकास पुरुष हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया की नज़र पे, जिन पे इन्होंने इतने ज़्यादा आरोप लगाए थे। जब आप राजनीति पे एक चरम सीमा पे होते हैं, एक बहुत ऊपर के दर्जे पे होते हैं, आप जो बातें कहते हैं उन बातों का जवाब आपको ही देना पड़ेगा कि कहाँ गए वो खून से रंगे हुए हाथ। आज तो आप कह देंगे कि हमें बहुत इज्जत मिल रही है। मैं बोल रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, कांग्रेस में आपको इज्जत मिलती थी, आप चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होते थे। भारतीय जनता पार्टी में आप 10वें नंबर के स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस के बैनर पोस्टर गाड़ियों में आपके फोटो होते थे, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बैनर में आपके फोटो गायब है। क्या ये इज्जत आपको चाहिए थी? यानी हम जो इज्जत देते थे वो आपको नागवार गुजरी? आज किस तरह के बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दे रहे हैं? ये लोग चाहे तुलसीराम सिलावट हो, ओपीएस भदौरिया हो, रघुराज कंसाना हो, ये लोग सिर्फ एक प्रतीक हैं। मेन इन सब के आका ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया को उखाड़ फेंकेगी और कमलनाथ जी को वापस लाएगी। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी सूरी जी, वो ये कि जब आपने शुरू में मैंने पूछा था आपसे, आपने कहा कि खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला था, बड़ी बड़ी रकम के लिए फ़ोन किया गया, करोड़ों रुपए दिया गया, लालच दिया गया और इसलिए वे चले गए। ये आप बात बताइए मुझे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने से अगर इतने सारे विधायक चले गए, मुझे नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोई खरीद सकता है। देखिए ज्योति जी, जो आज आप सोचती हैं यही हम आज से 7 महीने पहले सोचते थे कि वो जिस परिवार से आते हैं उनमें जिस तरह माधवराव सिंधिया जी का खून है, जो कांग्रेस पार्टी तक आखिरी दम तक रहे, कांग्रेस पार्टी में उनकी शहादत हुई, कांग्रेस पर उनकी मृत्यु हुई, वो खून कैसे धोखा दे गया? हमें भी बहुत अचरज होता है। आपको ओपीएस भदौरिया कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं, उसका जवाब लेते हैं आपसे। मतदान का बड़ा अपना जी बोले सूर्य जी। तो हमें भी बहुत अचरज होता है। हम भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा के प्रति समर्पण को देख के उनको नेता मानते थे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनको नेता मानता था। और आपने अपने व्यक्तिगत हित के लिए, आपको क्या चाहिए था, कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया? आप 10 साल मंत्री रहे, इतनी बार सांसद चुनाव लड़े, चुनाव अभियान समिति सबसे आगे हमारे मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में अगर किसी का नाम लिया जाता था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। कांग्रेस पार्टी में अगर प्रियंका गांधी जी का एक वाक्य मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, वो विदेश गई थी, 3 जैकेट लेके आई थी। एक जैकेट राहुल गांधी जी के लिए लेके आई, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए लेके आई, एक सचिन पायलट जी के लिए लेके आई। उनके लिए हमारे आला कमान के, हाई कमान के दरवाजे
दरवाजे हमेशा खुले हुए थे। हम मानते अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कोई तकलीफ थी वो हाईकमान के पास जाते, अपनी शिकायत को बयां करते, ये भी हो सकता है ना सूरी जी कि हो सकता है जब 15 साल के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापस लौटी तो जितनी जगह, जितना कद, जितना सम्मान ज्योतिरादित्य को मिलना चाहिए था शायद न मिला हो, इसलिए वो चली गई हो। खैर, राज्यपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इसी बात का जवाब मैं आपसे ले लूं। सिसोदिया जी, बहुत समय से हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें लब्बो लुआब यही निकल कर आ रहा है कि आप लोगों ने खरीद फरोख्त की है और आप लोगों ने ही सारी चीजों को लेकर अपने कब्जे में कर लिया क्योंकि आप लोगों को सत्ता में वापस आने की चाह थी। बताएं। ये जो मुद्दा है खरीद फरोख्त का, ये जनता इसे खारिज कर चुकी है। ये सिर्फ टीवी डिबेट्स में हमारे कांग्रेस के प्रवक्तागण बोल रहे हैं। यही कांग्रेस के प्रवक्ता सूरी साहब अगर जनता के बीच में जहां उपचुनाव हो रहा है वहां जाके अगर ये बात बोलेंगे तो लोग इनसे ये पूछेंगे कि भाई ठीक है, तुम कह रहे हो अगर 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात मान लें तो ये बताओ कि तुमने वादा खिलाफी क्यों करी? तुमने किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात की थी तो कर्जा माफ़ क्यों नहीं किया? तुमने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी तो क्यों नहीं दिया? तुमने बड़े ढकोसले के साथ वचन पत्र लेके आए थे। हम तो बोले मध्य प्रदेश की और उस भगवान को मानने वाले, उस बात को मानने वाले लोग हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उस वचन शब्द जो इतने पवित्र ग्रंथ में इस पवित्र रूप में आया है, उस वचन को आपने उठाकर अपना वचन पत्र बनाकर जनता के बीच में आए। हमने आप पे भरोसा कर लिया, आपके गफलत में आ गए, आपको सरकार में चुन के भेज दिया, फिर आपने कर्जा माफ़ क्यों नहीं किया? और अगर आपने कर्जा माफ़ किया होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? और जब ये दिन आपने देख लिया कि आपके लोग आपको छोड़ के चले गए, राजपाल सिसोदिया जी, ये वादे पूरे करने या नहीं करने का डिसीजन जनता लेती है। राजपाल जी, ये डिसीजन जनता लेती है और जनता कांग्रेस को जिताकर लाई थी और अगर हराना होता तो 5 साल बाद हराती। ये तो बीच की स्थिति बनी ना, बीच की स्थिति बनी कि बीजेपी सरकार तो बीच में बन रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं पूछूंगी सूरज जी आपसे, वक्त दूंगी मैं आपको। ये जनता के जब बीच में जाके अगर ये बात बोलेंगे ना कि क्यों गिर गई तो जनता इनसे पूछेगी। ये जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो प्रश्न मैंने उनसे पूछे हैं। ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सवाल मैंने आपसे ये पूछा है, जनता क्या पूछेगी एक अलग चीज है सिसोदिया जी। कांग्रेस से पूछा जाए जनता क्या पूछेगी या जनता क्या बताएगी वो तो बताएगी 10 तारीख को जी। मैंने ये पूछा आपसे कि ऐसी क्या वजह बनी, क्या सत्ता का मोह नहीं छूट रहा था बीजेपी से कि इतने सारे विधायक उठाकर ले आए? यही तो बात चल रही है पूरे उपचुनाव की। बहन जी, जनता 10 तारीख को नहीं बताएगी, जनता तो बताने लग गई है, शुरू हो गया सुबह से काम। जनता तो बता रही है, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो तो शुरू हो चुका है। जनता, इस प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना, चलिए जो घटनाक्रम हुआ था उसको पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा है। जवाब मैं ले लूं, सूरी जी से भी जवाब ले लेते हैं, आपकी बातों का जवाब सूरी जी से भी ले लूं। सूरी जी, आपको मैं वक्त दूंगी। सिसोदिया जी, बहुत वक्त है अभी मेरे पास, बोलें सूरी जी। ज्योति जी, बहुत अच्छी बात राज्यपाल सिसोदिया जी ने कही, जो मैंने सवाल शुरुआत में उठाया था, बहुत अच्छी बात की। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए हम किसान कर्ज माफी में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी कर पाए, हम आधे किसानों की ही कर्ज माफी कर पाए, 1 लाख तक की कर पाए क्योंकि हमारी सरकार गिरा दी गई। तो आप जब ज्योतिरादित्य सिंधिया या भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति इतने गंभीर थे तो 7 महीने में आपने किसान कर्ज माफी लागू क्यों नहीं की? आपने बचे हुए किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं की? आज मक्का का दाम 600 रुपए पे आ गया है, पिछले साल 2100 बिका था। आपने जनता और किसानों के लिए क्या किया? बहुत सीधा सा सवाल है मेरा, बताएं सिसोदिया जी। हमने मध्य प्रदेश के अंदर 7 माह में किसानों को 4000 करोड़ रुपए उनके फसल बीमा के रूप में देने का काम किया। 4000 करोड़ रुपए कर्ज माफी की बात, कर्ज माफी की बात है, फसल बीमा की बात नहीं हो रही है। कर्ज माफी क्या आपने कंटिन्यू की? भैया हमने क्या किया वो बताएंगे ना। कर्ज माफी आप देखिए, कर्ज माफी कांग्रेस का वचन था जो हमने नहीं निभाया। हमने क्या किया वो मुझे बताने दीजिए। आपने अगर प्रश्न करा कि आपने 7 महीने में किसानों, अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर्ज माफी से नाराज होकर ही तो भारतीय जनता पार्टी में गए। उन्हें लगा कमलनाथ जी कर्ज माफी पूरी नहीं कर पाए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दायित्व बनता है ना सबसे पहले कर्ज माफी को पूरा करना। बिल्कुल नहीं कर पाए, सही लगा।
बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि सिंधिया जी ने जो अपना जो इस्तीफा दिया और आपकी सरकार गिरी, वह इसलिए गिरी कि आप किसी भी वचन को नहीं निभा रहे थे, सिर्फ कर्ज माफी नहीं। तो हमने 7 महीने में किसानों के लिए क्या किया वो मैं बताना था। तो 4000 करोड़ आपने कर्ज माफी की सबसे पहले बात की राजपाल जी, सीधा सा जवाब नहीं है। ज्योति जी, इसकी सीधी सी कहानी यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को खरीद लिया, अपने पैरों में गिरवी रखवा लिया, फिर मीडिया के सामने आके सिंधिया जी और उनके गद्दारों को कोई ना कोई बयान तो देना था। जब कमलनाथ जी इतना अच्छा कार्य कर रहे थे तो कैसे वो बयानों को पलटेंगे? कैसे मंदसौर गोलीकांड पे रैली निकालने वाले, इतना बड़ा धरना देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान के हाथों को खून से रंगा बताने वाले किस तरह पलटेंगे? तो नाचना ना जानू आंगन तो टेढ़ा हो गई। ज्योति जी बोले सिसोदिया जी, मुझे नहीं लगता मुझे बोलना है, आप बोले। नहीं, मुझे लगता है कि सूरी जी को ही बोल देना चाहिए, क्योंकि वो मेरे समय में भी वो बोलने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बोले, हम सुनते हैं। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए अभी, आप जवाब दें। बोले हम सुन रहे हैं, मैं उनको वक्त दूंगी। आप अच्छा, वो बीच में बोल रहे हैं तो उन्हीं को बोलना चाहिए, क्योंकि वो बीच में बोल रहे हैं। अगर मेरे वक्त में वो बोलेंगे तो नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। अभी मैंने आपसे पूछा, बोले। अभी वो इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं सिसोदिया जी, आप बोले। तो अगर मेरे पास प्रश्न ये आता है कि हमने 7 महीने में किसानों के लिए क्या किया, हाँ। तो जो हमने 7 महीने में किया वो बोलने दिया जाए, या फिर ये प्रश्न न किया जाए। अगर प्रश्न किया है कि हमने 7 महीने में क्या किया, तो हमने 7 महीने में यह किया कि हमने 4000 करोड़ रुपए किसानों को उनके फसल बीमे के दिए। 4000 करोड़ रुपए हमने किसान को सम्मान निधि, किसान जोखिम का काम करता है, खेती करता, तो 6 हजार रुपए प्रति माह 3 किस्तों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और 4000 प्रति वर्ष 2 किस्तों में 2-2 हजार की माननीय शिवराज सिंह चौहान ने देने का घोषणा किया है। किसान सम्मान निधि, उसके 4000 करोड़ हमने दिए। इन्होंने जो कर्ज माफी की बात कही थी, उसमें जो किसान ओरडी हो गए इस इंतजार में कि उनका कर्ज माफी होगा, और वो उनका कर्ज नहीं भरने गए और बैंक में ओरडी हो गए, उनके ऊपर पेनल्टी और दंड ब्याज लग गया, उसके 800 करोड़ रुपए हमने भरने का काम किया। 3000 करोड़ रुपए की बीमे की प्रीमियम इस वर्ष की हमने भरने का काम किया। 23,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जाने का काम 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, और लगातार चलने का काम हुआ है। हमने कल भी किसान कल्याण निधि के तहत चुनाव वाले जिले छोड़ के बाकी जिलों में राशि जमा करने का काम किया। फिजूल की बात करने के बजाय अगर बात ये होगी कि हमने क्या किया, तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, आपने क्या किया वो आप बताएं। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आपने एक सवाल भी कर दिया, वो उनका जवाब भी मैं लूंगी आपसे। कांग्रेस कह रही है, ठीक है, सूरी जी से उनका जवाब मैं लूंगी। संतोष मालवीय जी भी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ गए, क्योंकि पल पल की अपडेट भी IBC 24 अपने दर्शकों को दे रहा है। संतोष, बताएं। जी मैम, इस समय सांची विधानसभा के 122 नंबर मतदान केंद्र पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हालांकि अभी सुबह से मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम देखी जा रही है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चालू हो चुका है। यहाँ पे कलेक्टर, SP और ये सारे लोग यहाँ पे मतदान कर जा चुके हैं। सांची विधानसभा में तकरीबन 365 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 88 मतदान केंद्र जो क्रिटिकल है। हालांकि यहाँ पे पूरे क्षेत्र में अभी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। कोरोना को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या गाइडलाइन का पालन हो रहा है संतोष वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, कोरोना को लेकर सारी व्यवस्थाएं की हुई है। थर्मल स्कैनिंग हो रही है यहाँ पर, जो मतदाता आ रहे हैं उनकी, और उसके बाद ग्लोव्स दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ किए जा रहे हैं, और मास्क भी दिए जा रहा है। जो लोग मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं उनको मास्क भी दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे अभी जहाँ 122 मतदान केंद्र पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे थोड़ी अभी मतदाताओं की आवक कम है। चलिए, नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। तो सबसे तेज और सबसे आगे उपचुनाव की पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव का अपडेट हम आपको बताते चले। MP की सभी 28 सीटों पर वोटिंग जारी है। मुरैना में 2 जगह पर फायरिंग हो चुकी है, 2 BSP कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं। छतरपुर में मंत्री गोपाल भार्गव पर FIR दर्ज हो चुकी है। भिंड में हिरासत में कांग्रेस के एजेंट है। तो मुरैना में 2 जगह फायरिंग हो चुकी है, जिसमें 2 BSP कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं। छतरपुर में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मंत्री गोपाल भार्गव पर FIR दर्ज हो चुकी है। भिंड में कांग्रेस के एजेंट को हिरासत में लिया जा चुका है। तो 28 सीटों पर उपचुनाव की अपडेट।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान के लिए ट्वीट के माध्यम से अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें, मतदान करें। तो छत्तीसगढ़ मरवाही के लिए भी मतदान शुरू हो चुका है। मरवाही उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पेंड्रा में पर्चे फेंके गए जेसीसीजे के नाम से। जेसीसीजे के पर्चे में लोगों से वोट करने की अपील की है। पर्चे में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की अपील की है। गढ़बो नवा मरवाही, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके मरवाही की जनता से वोट करने की अपील की है। तो ये अब तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के रण की जो स्थिति है वर्तमान, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया था, अपील की वहां की जनता से कि आज का दिन आपके लिए 18 वर्षों से पर्दे के पीछे छिपकर षड्यंत्रकारियों के द्वारा आपको नियंत्रित करने के प्रयासों से आजाद होने का वक्त है। घरों से निकलिए, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के संकल्प के यज्ञ में अपनी वोट की आहुति दीजिए। गढ़बो नवा मरवाही, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो मतदान करने की अपील के साथ ट्वीट किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो लगातार डिबेट और पल पल की अपडेट IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आखिर उपचुनाव की ये जो सीटें हैं, इनके क्या समीकरण थे, क्या इस पे गद्दार और वफादार या खुददार का ही पासा चलने वाला है, या मुद्दों पर भी जनता वोट करने वाली है? किस तरीके से जनाधार जो होगा पहले कांग्रेस के साथ रहा होगा और अब क्या वो अपने उम्मीदवारों के साथ बीजेपी का रुख करेगा, या कमलनाथ के अकेले प्रचार के दौरान जो वादे किए गए उस पर जनता यकीन करेगी? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार डिबेट हम कर रहे हैं। सूरी साहब जी हमारे साथ बने हुए हैं और राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सूरी साहब, इस बार आपने देखा होगा प्रचार में मुद्दा एक तो गद्दार खुददार का मुद्दा तो था ही, रहेगा ही वो, क्योंकि उसी के आधार पर तो ये उपचुनाव हो रहा है। शब्दों की गरिमा भी टूटी, घोषणाएं भी बहुत की गई और व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी किया गया। आपको लगता है कि इस तरीके की शब्दों की गरिमा का भी इस बार प्रचार में ध्यान नहीं रखा गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से इस चुनाव में जो मुद्दा बनाया था वो 15 साल का कुशासन के खिलाफ 15 माह का सुशासन। हम चाहते थे कि विकास के मुद्दे पे, मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। मध्य प्रदेश में उद्योग कौन ला सकता है, मध्य प्रदेश में रोजगार कौन दे सकता है, मध्य प्रदेश में किसान कैसे खुशहाल हो सकता है, मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा कैसे बढ़ सकती है, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि हम 15 साल से शासन से बाहर थे, तो हमारे पास में 15 माह का जो कार्यकाल मिला था, उस कार्यकाल में कमलनाथ जी ने अपना काम करके दिखाया। किस तरह माफियाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, किस तरह चाहे घी के माफिया हों, जमीन के माफिया हों, अनेक दवाइयों के माफिया हों, जितनी चीज़ों में जो माफिया थे उन पर नकेल कस दी गई और आधे से ज़्यादा माफिया मध्य प्रदेश छोड़ के गुजरात की ओर भाग गए। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई जाती है तो वो सारे के सारे माफिया वापस मध्य प्रदेश आ जाते हैं। किस तरफ ये रेखांकित करता है, इंकित करता है, इंदौर में देखिए, भोपाल में देखिए, ग्वालियर में देखिए, सारे माफिया वापस आ गए, वापस प्रदेश में सक्रिय हो गए। तो जब कमलनाथ जी माफियाओं के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे थे तो प्रदेश के सारे माफिया दिल्ली में इकट्ठा हुए और उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया। मैं सिसोदिया जी से एक बात और पूछना चाहता हूँ और जनता को भी बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार कितनी जनता हितैषी थी ये 7 महीने की। ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि 7 महीनों के शासन के बाद भी अभी तक जिले के प्रभारी मंत्री घोषित नहीं कर पाए शिवराज सिंह चौहान साहब। जनता के विकास के लिए प्रभारी मंत्री का होना कितना आवश्यक है, ये 15 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, पत्रकार बंधु भी जानते हैं और आम जनता भी जानते हैं। तो आपका क्या स्थिति थी कि 7 माह बीत जाने के बाद अभी तक एक भी जिले में प्रभारी मंत्री तक नहीं है? जी बताएं सिसोदिया जी, एक तो माफियाओं पर नकेल कसने की बात बताएं और दूसरा इस सवाल का जवाब दें। सरकार गिरी है, माफिया वाले गिरा दी, तो ये क्या सिंधिया जी इनके जो नेता है उनको माफिया बोलना चाह रहे हैं क्या? एक बात, जो सिंधिया जी बरसों तक कांग्रेस के नेता रहे, क्या वो माफिया है? देखिए, आरोप लगाना किसी चीज़ का बहुत आसान है और मैं समझता हूँ कि उस आरोप को साबित करना असंभव है। सूरी जी तो ऐसे बता रहे कि माफिया दिल्ली में इकट्ठा हुए जैसे इनकी जानकारी में और ये वहाँ थे।
मतलब और माफिया मध्य प्रदेश की सरकार गिरा देंगे। तो फिर ये आज जो जनता मतदान कर रही है, उपचुनाव हो रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता? फिर माफिया ही बना देते ना सरकार। इस तरीके का कुशासन करने वाले लोग जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं चल रही थी वो बंद करने का काम किया। आप शुद्ध का युद्ध करने की बात कर रहे हो और आपने योजनाएं बंद करने की बात करी। आपने मध्य प्रदेश के अंदर जो लाडली लक्ष्मी योजना चलती थी, जो सभी समाज के सभी वर्गों की बच्चियों के लिए थी, वो योजना बंद कर दी। आपने जो है मध्य प्रदेश के अंदर उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो चल रही थी पूर्ववर्ती सरकार की, जिसमें गृहस्थी का सामान दिया जाता था, आपने कहा कि हमें 51,000 रुपए देंगे मुख्यमंत्री कन्यादान में, और आपने एक भी महिला, एक भी बच्ची को जो है मुख्यमंत्री कन्यादान की 51,000 नहीं दिए। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाओं के लिए, लड्डू के लिए 16,000 रुपए आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलने का काम था, वो तक योजना बंद करने का काम कर दी। हमारे जो किसी के एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसकी विधवा को 4,000 रुपए संबल योजना में देने का प्रावधान था, आपने वो योजना बंद करने का काम कर दिया। आपने जो है किसानों को कर्ज माफी का नाम जरूर दिया, पर उसके एवज में आपने 0% ब्याज पर जो किसान क्रेडिट कार्ड थे, जो ईमानदार किसान जो अपनी बैंक के माध्यम से अपनी खेती को कर रहे थे, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो 0% ब्याज का लाभ ले रहे थे, वो योजना आपने बंद कर दी। आपने तमाम वो योजनाएं बंद कर दी जो जन कल्याणकारी थी। थोड़ी देर को मैं आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। सिसोदिया जी, आप जब कांग्रेस चुनाव हारती देखती है अपने आप को, जब कांग्रेस को लगता है कि वह चुनाव लूज कर रही है या चुनाव हारने वाली है, तो कांग्रेस के नेता और कुछ उसमें जो विधि अधिवक्ता नेतागण हैं कांग्रेस के, वो सब लोग अपने नेक्स्ट क्लाइंट ढूंढने लग जाते हैं। विवेक तनखा जी बड़े वकील है, वे अपने वो क्लाइंट ढूंढने लगे जो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से उनके क्लाइंट बनेंगे और वो हाई कोर्ट में चुनाव हारने के बाद में याचिका में जाएंगे। तो याचिका ग्राउंड्स पे लगती है, तो वो ग्राउंड्स हाई कोर्ट में जाने के अभी से वो बनाना शुरू करने लगे हैं शिकायतों के माध्यम से। और जब कांग्रेस चुनाव हारने की स्थिति में आती है, तब वह मान्य संस्थाओं के ऊपर, जो मान्य परंपराएं हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम होने लगता है। आप देखेंगे कि अभी आगर में आचार्य आए थे, जो कि कथाकथित आचार्य थे, वो भारत निर्वाचन आयोग को तोता बोल के गए। तो आप भारत निर्वाचन आयोग को तोता बोलेंगे, सीबीआई को आप अपनी मान्य संस्थाओं के बारे में कुछ भी बोलेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि चुनाव हारते तो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो कांग्रेस का एक स्वभाव बन चुका है और इस स्वभाव को जनता जान चुकी है कि कांग्रेस जब विपक्ष में जाने की स्थिति में होती है, हारने की स्थिति में होती है, तो मान्य संस्थाओं पर प्रहार करती है। और सबसे बड़ा उदाहरण इमरजेंसी है इसका। बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए आपने, बहुत सारे सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। जवाब ले लूं मैं सूर्य साहब से। बोले सूर्य जी। ज्योति जी, मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, 3 से 4 दिन पूर्व वीडी शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में भोपाल स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की शिकायत करने गए थे। तो अगर राजपाल सिसोदिया जी की बातों को मैं सही मान लूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन से चुनाव हमें हारने का बहाना ढूंढने का प्रयास कर लिया था क्या, जब वीडी शर्मा जी प्रतिनिधि मंडल के साथ में कांग्रेस के नेताओं की शिकायत लेके चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। और देखिए, ज्यादा दिन बचे नहीं है, 7 दिन हो गए, आज मतदान हो जाएगा, कल 10 तारीख, एक हफ्ते बाद में परिणाम आ जाएंगे और जनता ने किसके पक्ष में ये सबके सामने विदित हो जाएगा। सत्यता और आधार के जो चुनाव आयोग को उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, चुनाव आयोग को क्या आईना दिखाया, चुनाव आयोग के फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, शायद आपके संज्ञान में नहीं है, कल ही ये फैसला आ गया था, इस पे गौर कीजिएगा, पढ़िएगा। अब हमारे सिसोदिया जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, हमने 51,000 देने का काम लाडली लक्ष्मी योजना में किया। भारतीय जनता पार्टी किसान कर्ज माफी में भी झूठ बोलती रही कि हमने किसानों की कर्ज माफी नहीं की। जब विधानसभा में माननीय कृषि मंत्री जी को जवाब देना पड़ा तो वो सबके सामने विदित हो गया, झूठ का झूठ और सच का सच सबके सामने ऐसा ही लाडली लक्ष्मी योजना में भी आरोप लगाते हैं कि एक भी बच्ची। अब आप बीच में बोलने का कार्य कर रहे हैं सिसोदिया जी, अब आप बीच में बोलने का कार्य कर रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, जब आपका चेहरा सामने आने लगा तो आप बीच में बोलने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, अपने समय पे बोलिएगा। सिसोदिया जी, आपको
आपको इंटरप्शन पसंद नहीं था तो आपको मैंने वक्त दिया, अभी और भी वक्त है मेरे पास में, अपडेट भी मैं लेते चलूं, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। ठीक है। सतीश गुप्ता के पास में चलूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में मरवाही में भी चुनाव हो रहा है। ज्योति जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं वक्त दूंगी, वो सूरी जी आपको मैं वक्त दूंगी, पूरा वक्त। ज्योति जी मेरे को 1 मिनट चाहिए। मैं वक्त दूंगी, पूरा वक्त दूंगी। एक अपडेट ले लें हम अपने संवाददाता से, फिर मैं वापस आ रही हूँ। सतीश आप सुन रहे हैं, मुझे जानकारी दें। सतीश गुप्ता सुन रहे हैं मुझे आप? चलिए मैं अपने संवाददाताओं से बात करूंगी। सिसोदिया जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मैंने आपको बहुत वक्त दिया था, आपने बहुत सारे सवाल उठाए थे, उसका जवाब तो लेंगे ना। बाकी जवाब देने का काम जनता कर रही है मतदान के तौर पे, जरा यहाँ भी जवाब लेते चलें। थोड़ा सा रोकना चाहूंगी मैं आपको, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही। सूर्य जी ठीक है, पहले सुन लीजिए ना, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा ना। आप सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया, जवाब ले लो, उसके बाद आप दीजिएगा। सूर्य जी बोले। गलत जानकारी क्यों सुनेंगे? तो जिस तरह से किसान कर्ज माफी में इनका सच और झूठ सामने आ गया था, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने यह भ्रामक प्रचार करने का भी काम किया कि लाडली लक्ष्मी योजना में कमलनाथ जी ने जो 26,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए का धनराशि देने का काम किया, जिसमें 3,000 रुपए कट के 48,000 रुपए हमारी बहनों के खातों में आए, कि एक भी महिला, एक भी बहन को पैसे मिलने का काम नहीं हुआ। ये अपने आप में किसान कर्ज माफी जैसा झूठ है जो जनता के सामने आने का काम करेगा, और जनता को मालूम है जिनके खातों में पैसे आए, और इसकी भी सूची आप लोग जब चाहें, सरकार आपकी, आप जारी कीजिए कि हमने एक का भी नहीं किया। हमने क्या किया है जनता के सामने है, सरकार के सामने। अब बात करते हैं संबल योजना की। संबल योजना के समय हमारे श्रम मंत्री थे महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो आज बमोरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने जांच की थी, तो उसमें संबल योजना में हमने पाया कि भारतीय जनता पार्टी के इटारसी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग संबल कार्ड बनवा के संबल योजना का फायदा ले रहे थे। संबल योजना का जिक्र मैं आपसे करूंगी। सूरी साहब चलेंगे मरवाही सतीले, मतदान लगातार जारी है और इस बीच पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मोहनीश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं देवास से। मोहनीश, जानना चाहूंगी अपडेट। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा उपचुनाव में मतदान सवेरे 7 बजे से चालू हो चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी ने भी यहाँ पे अपना मत का उपयोग किया है। अभी तक करीब 22% मतदान बताए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए जो प्रेरित किया जा रहा था उसका कहीं ना कहीं अभी असर दिख रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस से प्रत्याशी राजनीत सिंह बघेल भी क्षेत्र में निकले हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। मोहनीश, कोरोना गाइडलाइन को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं मतदान केंद्रों में, सुरक्षा के इंतजाम भी बताइए। जी बिल्कुल, कोरोना गाइडलाइन को लेकर के विशेष व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई है, जिसे पहले हाथ धुलवाना करके, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। गोल घेरे में इन लोगों को दूरियों के साथ खड़ा किया जा रहा है और फिर सैनिटाइज और फिर इनके हाथ में मास्क पहनकर